तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। आप देख पाओगे यहाँ पे गाड़ी अपने आप चल रही है 37 पे। तो दोस्तों, इस गाड़ी के सारे फीचर्स को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये आपकी पहली गाड़ी होने वाली है या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए ये गाड़ी खरीदने वाले हो, तो ये गाड़ी बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो भी आपके लिए है। टीवीएस ऑर्बिटर वर्जन 2, टीवीएस ऑर्बिटर V2 के इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू बोका टेक वनडे। दोस्तों, जुपिटर 125 के पिछले वीडियो पर आप सभी ने जो प्यार दर्शाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसे देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये गाड़ी को लिए हुए मुझे 4 महीने से ज़्यादा हुए हैं। जनवरी में हमने ये गाड़ी ली थी और उसके बाद जो मेरा तजुर्बा रहा है इस गाड़ी के साथ, उसकी अब हम इस वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये गाड़ी पुणे में शेलार टीवीएस करके एक बड़ी कंपनी है, उनके बहुत सारे शोरूम्स है, सर्विस सेंटर्स है, उनसे मैंने खरीदी है। तो इस वीडियो में मैं शेलार टीवीएस की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं शेलार टीवीएस में गया ये गाड़ी लेने के लिए, तो मैंने 3 बार ये गाड़ी की उनसे टेस्ट राइड मांगी और विदाउट आस्किंग एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने मुझे इस गाड़ी की 3 टेस्ट राइड्स दिलाई है। और जब मेरे मन में एक भी सवाल नहीं रहा, तब उसके बाद मैंने ये गाडी खरीद ली। तर पुणेकरांसाठी स्पेशल सांगायचं झालं तर निलयमचा जो ब्रिज आहे, बराच चढ आहे ना त्या पुलावरती, तर त्या पुलावरती मी या गाडीची ट्रायल घेतली डबल सीट। आणि जेव्हा तिथून गाडी खूप एफर्टलेसली चढली तेव्हा माझं असं झालं की हाँ, आता आपण ही गाड़ी घेऊ सकतो। सबसे पहले जब इस गाड़ी के लुक्स की हम बात करते हैं तो आप देख पाओगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। आई नो देयर विल बी पीपल जिनको लग सकता है कि यार ये क्या ही बना दिया, बट आप देखोगे आगे 14 इंच का टायर है। यहाँ पर हब मोटर दी गई है, तो इस टायर में कहीं भी बेल्ट ड्रिवन सिस्टम नहीं है। हब मोटर के थ्रू ये टायर घूमने वाला है। आगे 14 इंच का, पीछे 12 इंच का टायर। ये जो फुट पेग्स है इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉडी में इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है ना। मतलब जब ये क्लोज रहेंगे, एक वो बॉडी का ही पार्ट लगता है। सीट अगर आप देखोगे इसकी बहुत ही अच्छी सीट है, स्ट्रेट सीट है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है इसमें। तो इस पर बैठने के बाद एक अच्छा पोस्चर आपको मिल सकता है और 2 लोग एकदम आराम से बैठ सकते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा व्हाइट एलईडी का स्ट्रिप दिया गया है, बेहतरीन दिखता है रात के वक्त। और उसी तरीके से पीछे हम देख पाएंगे ये रेड कलर की स्ट्रिप दी गई है। ओके, जब आप ब्रेकिंग करोगे ये थोड़ा और जलेगी। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टोरेज यहाँ मिल जाता है। एक फुल फेस हेलमेट और एक छोटा हाफ फेस हेलमेट इसमें बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो जगह है उसके अलावा ये भी जगह यहाँ पे दी गई है। यहाँ आप देख पाओगे किसी भी तरीके का फुट मैट यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक छोटा सा ग्लो बॉक्स है, स्टोरेज कहूँगा, और यहाँ पर यूएसबी चार्जर दिया गया है। ये अच्छी बात लगी मुझे, एक मिनिमल गाड़ी बनाते वक्त भी यहाँ पर उन्होंने मिस नहीं किया है। ये जो बटन है, खास करके मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये है क्रूज कंट्रोल। यस, एक स्कूटर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। इस गाड़ी के क्रूज कंट्रोल का एक डेमो अभी मैं आपके लिए देने का ट्राई करता हूँ। आप देख पाओगे यहाँ पे गाड़ी अपने आप चल रही है। 37 पे मैंने क्रूज कंट्रोल लॉक करके रखा है और मैं चढ़ाव पे हूँ, गाड़ी अपने आप खुद को 37 की स्पीड से चला रही है।
अब जैसे ही आप एक्सेलेरेट करोगे या फिर ब्रेक दबाओगे, ये क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। बंद हो गया। बेहतरीन फीचर है। अगर आप खास करके किसी हाईवे पे हर रोज ट्रैवल कर रहे हो तो आपका फटीग कम करने में ये फीचर बिल्कुल आपकी मदद करेगा। एंड इस तरीके की स्कूटर से मैं एक्चुअली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। तो इस गाड़ी की जो स्पीड है ना, मुझे उससे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये स्पीड बहुत ही लीनियर है। मतलब अगर आपको कभी ओवरटेक करना होगा तो नॉर्मली आप क्या करते हो, एक्सीलेटर अचानक से बढ़ाते हो, ओवरटेक करते हो और स्पीड कम कर लेते हो, जो ज़्यादा इजीली पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरा है, बट वो जो कॉन्फिडेंस होता है ओवरटेक करते वक्त, वो इस गाड़ी के साथ नहीं आता। इस गाड़ी की टेस्ट के लिए मैं गया था ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे रोड जो है, वहां पर गया था और मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ, 60 की स्पीड है मेरी, उसके बावजूद मुझे रिक्शा ऐसे ओवरटेक करके जा रही थी। तो उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन मुझे आ रही थी वो मैं अभी यहाँ बयां नहीं कर पा रहा हूँ। बट दैट इज अगेन द पॉइंट जो मैंने कहा कि अगर आप ये गाड़ी अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो तो इससे बढ़िया गाड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि ये गाड़ी स्पीड, टॉर्क यहाँ पर फोकस नहीं कर रही, बट इजी इन एंड आउट, गाड़ी पे उठना बैठना आसान, कम स्पीड, ज्यादा रेंज, ये गाड़ी टारगेट कर रही है। तो इसलिए ये गाड़ी पेरेंट्स के लिए एकदम आइडियल साबित होगी। तो अगर आप डेली हाईवे से गुजर रहे हो या फिर हाईवे से ट्रैवल करके अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हो तो मुझे लगता है ये गाड़ी वैसे तो आपके लिए सही है। क्रूज कंट्रोल है तो आप गाड़ी को एक स्पीड पर लॉक कर सकते हो, थोड़ा आराम से ड्राइव करके जा सकते हो। बट अगर आपको स्पीड अच्छा लगता है तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी गाड़ी जुनून के लिए नहीं चलाई जाती, दैट इज वेरी डेंजरस। स्पीड में आगे जाने की जो मजा होता है, जो जुनून होता है, वो आपको यहाँ फील नहीं होने वाला, इसलिए ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। इस गाड़ी में कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। नॉर्मली आप ईवीज में देखते हो कि उसमें डिस्क ब्रेक्स होते हैं, बट जो कि मैंने आपको इसका स्पीड का और टॉर्क का जो हाल बताया, वो देखकर, वो सुनकर आप समझ पाए होंगे कि इसमें डिस्क ब्रेक की वैसे कोई जरूरत है ही नहीं। तो कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आज तक मुझे इसमें डिस्क ब्रेक की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसका चार्जिंग टाइम क्या है? 0 to 100% चार्ज करने के लिए इसे 5 घंटे 12 मिनट के आसपास लगता है। नॉर्मली मैंने इसे ज्यादा वक्त 4% से 100% तक चार्ज किया है, जिसमें एग्जैक्ट 5 घंटे लगते हैं। तो इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए 5 घंटे के करीब आपको वक्त लगने वाला है। जब इस गाड़ी की बैटरी 20% से कम हो जाती है तब मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, जो मैंने बताई नॉर्मल इको मोड में 46 जो है, वो कम हो जाती है। 20-30 की स्पीड से गाड़ी चलती है, ऐसा कभी कभी मुझे महसूस हुआ। और जब गाड़ी की बैटरी 17% 15% आ गई थी, तब मैं एक ब्रिज चढ़ रहा था जिसमें एंगल थोड़ी ज्यादा थी, चढ़ान ज्यादा थी। उस वक्त डबल सीट ये गाड़ी नहीं चढ़ी, लेकिन ये मेरे साथ 2-3 बार ही हुआ। उसके बाद 2-3 बार जब गाड़ी की बैटरी 5% है, 6% है, तब भी मैंने इस गाड़ी को उसी जगह से मैं आसानी से आगे चला गया। तो मुझे लगता है ये कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इशू होगा। तो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस इशू को सॉल्व इजीली किया जा सकता है। ईवी के बारे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें रिवर्स गियर होता है। तो जब भी बहुत सी गाड़ियां पार्क्ड है और उसमें से आपको अगर गाड़ी निकालनी है या फिर गाड़ी पीछे खींचते वक्त थोड़ी सी चढ़न है, तो उस वक्त रिवर्स गियर आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। नॉर्मली जब आप स्कूटर्स देखते हो तो स्कूटर में एक सस्पेंशन पीछे लगा होता है। जब हम आईसीई स्कूटर्स की बात करते हैं, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें होता है पेट्रोल वाला, उसमें एक सस्पेंशन लगा होता है, इसमें दो है। तो ये दो सस्पेंशन का प्रेजेंस एक्चुअल में रास्तों पे फील होता है। तो जब भी मैं दोनों गाड़ियां चलाता हूँ, कभी जुपिटर 125 चलाता हूँ, कभी कभी ऑर्बिटर चलाता हूँ, तो जब भी मैं By the way, what about Pillion Rider? नाइस क्वेश्चन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्रैब्रेल्स है, ये यहाँ से पीछे से नहीं आ रहे, ठीक है। इस गाड़ी का जो V1 नाम का वर्जन है उसमें ये ग्रैब्रेल्स ऐसे पूरे क्लोज्ड आते हैं, जो कि पीछे बैठने वाला जो पिलियन राइडर है
उसको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं यहाँ से गिरने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब इस गाड़ी को हम इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं कि ये गाड़ी हमारे पेरेंट्स को हम देने वाले, तब अगर उनके पीछे भी कोई बैठ रहा है तो मुझे उनके बारे में बिल्कुल फ़िक्र होगी। तो टीवीएस को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था कि इस ग्रैब रेल के बजाय जो V1 में ग्रैब रेल्स दिए जाते हैं, उनका एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। पेरेंट्स के लिए गाड़ी क्यों आइडियल है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी की सीट की जो हाइट है ना, बहुत ही आइडियल है कि आप देखना कि इस गाड़ी पे बैठना और उतरना एकदम आसान है। नॉर्मली जो ईवी के सीट्स आप देखते हो, उसमें बहुत ऐसे तिरछे टाइप के सीट होते हैं, जिस पर बैठते वक़्त, उठते वक़्त जो एल्डरली पीपल है, उनको थोड़ा चढ़ने और उतरने में, गाड़ी पर बैठने में, उतरने में दिक्कत लगती है। तो ये सीट फ्लैट होने के कारण और उसकी हाइट बहुत ही कम होने के कारण उनके लिए ये बेहद बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। दूसरी चीज़, जब हम ईवी की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है, एक तो टच स्क्रीन देने के पता नहीं लोगों को क्यों उसमें टच स्क्रीन देना है, लेकिन टच स्क्रीन भी देते हैं और उसमें बहुत फंक्शंस ऐड कर देते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है उसे इस्तेमाल करना। इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखोगे एकदम बेसिक है, एलसीडी डिस्प्ले है और बस 2 बटन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की रेंज के लिए। इस गाड़ी की जो रेंज कंपनी ने बताई है वो है 158 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, मुझे शेलर टीवीएस की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि कंपनी जो भी क्लेम करे, एक्चुअल में 115 किलोमीटर गाड़ी चलेगी एंड दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। मतलब मैंने इस गाड़ी को 100 से 0% तक एग्जैक्टली चलाया है, यही टेस्ट करने के लिए कि गाड़ी कितना जाती है। तो एक चार्ज पे गाड़ी 115 किलोमीटर ऑन इको मोड 100% जाती है। अब थोड़ी स्पीड के बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी में 2 मोड्स है, एक इको मोड है और सिटी मोड है। इको मोड में गाड़ी की जो स्पीड है वो मैक्स स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट दिया गया है उसको, उसके आगे ये स्पीड बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सिटी मोड में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चलेगी जब आप सिटी मोड में होंगे। लेकिन जब आप सिटी मोड में जाओगे तो ऑब्वियसली जब स्पीड बढ़ रही है, आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो कम होने वाली है। डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना किलोमीटर गाड़ी जाएगी बैटरी खत्म होने से पहले, ये जो दिखाया जाता है उसमें आपको क्लियरली बताया जाता है कि गाड़ी अब कम किलोमीटर जाने वाली है। दोस्तों, जब भी हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं और जब कहीं थोड़ी सी चढ़न आ जाती है और आप दोनों ब्रेक्स लगाकर रुक जाते हो, तो इसका हिल होल्ड असिस्ट तुरंत शुरू हो जाता है। देखो, ये हिल होल्ड असिस्ट अपने आप शुरू हो गया है। तो अब अगर आप दोनों हाथ छोड़ के, ब्रेक्स वगैरह छोड़ के भी खड़े रहते हो, तो भी गाड़ी अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। शेलर टीवीएस के बारे में मैं 2 चीज़ें आपको बताने वाला था, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली बात, उन्होंने मुझे एकदम कॉन्फिडेंटली ये बताया कि गाड़ी के चार्जर को आप इस अंडर सीट स्टोरेज में रख सकते हो। एक पॉइंट उसका चार्जिंग सॉकेट में होगा और दूसरा इस गाड़ी को चार्जिंग में लगा होगा। दोस्तों, आप वो चार्जर देखोगे, उसमें खुद का पंखा लगा है, ठीक है? फिन्स है उसमें, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत गर्म होता है, होने वाला है। 650 वॉट का चार्जर है वो, ठीक है? तो वो बहुत गर्म होता है और जब आप उसको इस अंडर सीट स्टोरेज में रखोगे, वो ठंडा कैसे होगा? और ऊपर से वो गर्म चीज़ आप इस बैटरी पैक के ऊपर रख रहे हो, जो बहुत ही रिस्की चीज़ है। उन्होंने तो कॉन्फिडेंस से बोल दिया, लेकिन कोई भी अगर आपको ये कहता है कि इस तरीके से चार्ज करो गाड़ी को, आपको ये याद रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। दूसरी बात, इस गाड़ी का जो ऐप है टीवीएस कनेक्ट करके, उसमें बहुत चीज़ें दी गई है कि आपकी गाड़ी का चार्ज कितना है, अगर आपने चार्ज के लिए लगाया है, तो अभी के लिए गाड़ी कितनी चार्ज हुई है, ये आप घर बैठे देख सकते हो। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर आपने मुझे गाड़ी दी है चलाने के लिए और मैं कहीं-कहीं जा रहा हूँ उसको लेकर, तो आपको ये पता रहेगा, आपको वहाँ पे दिखता है ऐप पे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ मैं उसे लेके जा रहा हूँ, कहाँ पार्क कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देती है। जिसका ये भी मतलब हुआ कि आप इस गाड़ी को जियो फेंस कर सकते हो। मतलब इस 5 किलोमीटर दायरे के बाहर आप चाहते हो कि ये गाड़ी ना जाए, तो आप वैसे कर सकते हो।
ये ऐप एक अच्छी सुविधा है जिसमें आपको नज़दीक की जो चार्जिंग पॉइंट्स है ये चीज़ें भी बताई जाती है। बट दोस्तों, जो मैंने कहा जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो ये है कि शिलर टीवीएस वाले स्टाफ ने मुझे ये नहीं बताया कि ये ऐप पेड है। 1 साल के लिए ये ऐप आपको गाड़ी के साथ फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद हर साल आपको 900 रुपया भरना होगा इस फीचर के लिए। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको 900 रुपया पर ईयर कुछ ज़्यादा अमाउंट लगेगी नहीं। बट मेरा ये मानना है कि ये चीज़ उन्होंने पहले मुझे बतानी चाहिए थी। अगर वो 3 बार मुझे ट्रायल के लिए गाड़ी दे सकते हैं, हम में इतनी बात हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये चीज़ उन्होंने क्यों नहीं बताई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और और एक चीज़ उनके बारे में ये है दोस्तों जो मुझे बिल्कुल खराब लगी, वो ये है, आप यहाँ देख पाओगे कि ये जो बटन है, ये मोटर को ऑन और ऑफ रखने के लिए है। इस बटन में थोड़ा-सा लूज़ कॉन्टैक्ट है, मतलब अगर आपको यहाँ भी देख पा रहे होगे आप, मोटर ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पे थोड़ा-सा भी टच करते हो, तो ये मोटर ऑन स्टेट में जा रही है। मतलब दो मुझे पता है ये बटन मैंने ये मोटर ऑफ मोड में रखी है, लेकिन इस लूज़ कॉन्टैक्ट की वजह से अगर मैं अभी एक्सेलेरेट करता हूँ, तो गाड़ी का पहिया घूमेगा, जो कि बहुत रिस्की चीज़ हो जाती है। तो गाड़ी खरीदने के बाद 1 हफ्ते में ही मुझे ये चीज़ महसूस हो चुकी थी, तो जब मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि ये चीज़ मुझे दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, उन्होंने 1 सेकंड का भी वक़्त लिए बगैर मुझे बताया कि नहीं, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मतलब आप बस सेल्स कर रहे हो, सर्विस के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब उसी दिन अगर मुझे कुछ दिक्कत आ जाती, जब मैंने गाड़ी खरीदी, तो तब भी मुझे वो यही कहने वाले थे कि नहीं सर, आपको ये गाड़ी लेकर सर्विस सेंटर जाना होगा। तो मुझे लगता है शिलर टीवीएस को यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और बाकी जगह पे सेल्स हो या फिर गाड़ी खरीदते वक़्त आपके रील्स बनाने हो या फिर आपको इंश्योरेंस देना हो, जो भी है, शिलर टीवीएस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं यही बात ऐड करना चाहूँगा कि ये गाड़ी रास्तों के लिए बनी है, ठीक है? इसे रास्ते पर ही चलाइएगा। अगर आपके यहाँ पथरीले रास्ते हैं या फिर बहुत मिट्टी वाले रास्ते हैं, तो यहाँ इस गाड़ी की बैटरी आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली है। तो अगर आप शहर में रहते हो जहाँ पर पक्की सड़कें हैं, सीमेंट के रास्ते हैं या फिर तार के रास्ते हैं, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। सो दैट सम्स अप द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ टीवीएस ऑर्बिटर बाय बोका टेक बंडे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो लोग इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं उनको या फिर आपकी पहचान में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज बोका टेक बंडे साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वन। बाय।